हेलो स्टूडेंट, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 आरंभिक नगर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर की शुरुआत होती है बच्चों दो बच्चों के द्वारा। दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, जो एक पुराने से खंडर से मकान में वो उसके बाहर जो है जो फील्ड होती है वहाँ पे वो खेल रहे हैं। आप लोग भी खेलते होंगे कहीं, अगर टूटा फूटा मकान है या कोई ऐसी चीज़ है पुरानी खंडर टाइप की, तो उसके आसपास खेलते होंगे। तो आप लोग भी कहते होंगे ना कि ये भूता घर है या ये कौन सा घर है, कोई रहता नहीं है, खंडर सा घर है, कबाड़ है एकदम, है ना, बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही जसपाल और हरप्रीत भी उस घर को कहते थे भूतिया घर, जिसके सामने वो लोग खेला करते थे। लेकिन तभी जो है कुछ लोग आए और उस घर को देखा जब, तो उनमें से कुछ लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि ये घर तो बड़ा पुराना लग रहा है, पता नहीं कितने साल पुराना है, और कुछ एंटीक सा लग रहा है ये घर, ठीक है। और हमें लग रहा है कि इसके बारे में हमें आर्कियोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा, यानी कि जो पुरातत्वविद हैं उनको बताना पड़ेगा। तो जसपाल और हरप्रीत ये सोचते हैं कि इस खंडहर में ऐसा क्या है कि लोग इस खंडहर के बारे में इतनी तारीफ कर रहे, इतनी बातें कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस खंडहर में? इस खंडहर को तो हम लोग भूतिया घर कहते हैं। लेकिन बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये जो खंडहर या पुरानी इमारतें या पुरानी चीजें होती हैं, ये हमारा इतिहास बताती हैं, ये हमारा भूतकाल बताती हैं। पहले क्या हुआ इसके बारे में इन चीजों के द्वारा ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पता करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो उस जमाने के, आज से 4700 BC, ठीक है। तो 4700 साल ईयर्स पहले, BC नहीं कहेंगे, 47 ईयर्स पहले जो है क्या हुआ, लोग कैसे रहते थे, लोगों का खान पान क्या था, रहन सहन क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उस समय एक सभ्यता बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कौन कौन से शहर थे जो बहुत ही फेमस थे, और उन शहरों में ऐसी क्या खास बात थी। तो सिंधु घाटी के ये जो शहर थे, उन शहरों में ऐसी क्या खास बात थी, और उन शहरों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, उसके पीछे की कहानी क्या है, उन नगरों की विशेषता क्या थी, लोग क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, वहाँ के घर और बाकी चीज़ें कैसे, जो स्ट्रक्चर था वो कैसे बना था, तो उनका जो कैसे वहाँ के लोग सर्वाइव करते थे और कैसे उन्होंने सब कुछ डेवलप किया था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर हैं बच्चों, उनको हम लोग वेल प्लान्ड सिटीज़ कहते हैं, कि उस जमाने में वो जो सिटीज़ थी वो वेल प्लान्ड थी, बहुत ही डेवलप सिटी थी उस जमाने के हिसाब से। कई लोगों का तो ये भी मानना है बच्चों कि वैसी वेल प्लान्ड सिटीज़ आज तक, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी चीज़ें आ गई हैं, फिर भी आज के लोग, आज के इंजीनियर उस तरह से वेल प्लान सिटीज़ नहीं बना पा रहे हैं। कुछ हद तक हम चंडीगढ़, भोपाल, ये सारे शहरों को भी हम वेल प्लान सिटीज़ कह सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन फिर भी आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी है तो एक पल को उससे हेल्प मिल सकती है। लेकिन तब सोचिए जहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंजीनियर नहीं था, फिर भी उस समय के लोगों ने वेल प्लान सिटी डेवलप की। तो आज पढ़ते हैं हम इन्हीं शहरों के बारे में, हड़प्पा की कहानी। तो देखिए आज क्या क्या पढ़ेंगे। हड़प्पा की कहानी, इन नगरों की विशेषता क्या थी, इनके भवन, नाले और सड़कों के बारे में, नगरीय जीवन, नगर और नए शिल्प, फेयंस, कच्चे माल की खोज में, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, मुद्रा यानी कि मुहर और मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी, सभ्यता के अंत का रहस्य। ये सारे टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे।
तो पहले हम शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी। ठीक है, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी दोस्तों, तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने एक साइट देखी और उन्होंने जब साइट पे गए तो उन्हें कुछ ईंटें मिली उस खंडहर से। तो उन्हें लगा कि ये ईंटें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही मजबूत लग रही हैं, अगर इसको हम प्रयोग करेंगे तो शायद सालों साल जो है हमारी रेलवे लाइन टूटेगी नहीं। सच में दोस्तों, उस जमाने के लोग ईंटों को इस तरह से बनाते थे कि हजारों साल बाद भी वो ईंटें अब वैसी की वैसी ही थी, मजबूत। तो उन्होंने सोचा कि ये ईंटें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो लेबर थे वो लोग आए, वहाँ से ईंटें उठा करके उन्होंने रेलवे लाइन बनानी शुरू कर दी। उस समय जो इंजीनियर थे हमारे, उनका नाम है दोस्तों जेम्स बॉन्टन और विलियम बॉन्टन। ठीक है, जेम्स बॉन्टन और विलियम बॉन्टन, ये दो इंजीनियर थे जिनके नेतृत्व में वो रेलवे लाइन बन रही थी। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद दोस्तों एक थे जॉर्ज मार्शल। ठीक है, उनकी निगाह पड़ी उस जय घाटी पे। ठीक है, तो उन्होंने फिर जो है जांच पड़ताल शुरू करी। ठीक है, और अपने आर्कियोलॉजिस्ट को भेजा। तो पहले जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी, उनका नाम था दयाराम साहनी, जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की, हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 में। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ये सारे सन और ये पॉइंट और ये नाम जो है वो याद किए रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, 21 में इन्होंने, 22 में इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जब इस सभ्यता की खोज की, उन्होंने जांच पड़ताल किया, तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 47 साल पहले, मैंने बताया था ना अभी कुछ समय पहले कि 4700 यानी कि 4700 ईयर्स पहले। ठीक है, बीसी नहीं बोलेंगे इसको, 47 ईयर्स पहले जो है इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी, निर्माण जो है हुआ था। लेकिन सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर थे। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो बहुत सी फेमस सिटीज हैं सिंधु घाटी सभ्यता की बच्चों, लेकिन इनके अलावा भी 4 नगर और थे जो बहुत ही फेमस थे, जिनका जो शहर था वो भी वेल प्लान था। जिनमें से ये नाम है बच्चों, ये आपके काम आएंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो है ही, गढ़वारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। बच्चों, ये कालीबंगन जो नाम है ना, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बंगन मतलब चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये सारे 6 शहर थे जो बहुत ही फेमस थे, बड़े बड़े नगर थे। बाकी तो छोटे छोटे शहर तो बहुत थे, मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। और रेडियो कार्बन C14, ठीक है, ये जो नवीन विश्लेषण पद्धति के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। बच्चों, कई लोगों ने बहुत सारे, किसी ने कहा कि 2500 से 1750 ईस्वी, किसी ने 2100, मतलब कई लोगों ने कई तरह से सन बताए हैं, लेकिन जो सही सन है और एग्जाम में आंसर में आप लिख सकते हैं वो ये है, क्योंकि ये रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा ये तिथि निकाली गई है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अब ये देखिए हड़प्पा की कहानी में, ये हड़प्पा जो शहर था यानी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बच्चों हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और हम इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं।
ठीक है। और हम इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा मोहनजोदड़ो से स्टार्टिंग हुई थी कांस्य की। इससे तांबे का और टिन का प्रयोग तो स्टार्ट हुआ था पहले भी, लेकिन जो है बाद में इस युग में कांस्य का भी प्रयोग होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसको हम कांस्य युग भी कहते हैं। तो इसके कई नाम है, सरस्वती युग, कांस्य युग और हड़प्पा युग भी। और सिंधु घाटी सभ्यता तो जानते ही आप लोग, नाम है ही, ठीक है। तो ये जो है, जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी बच्चों, ये बहुत चारों तरफ बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा था, चारों ओर फैला हुआ था। जिस तरह से देखिए मैंने बनाया है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए पूर्व दिशा में, अगर पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, ठीक है, और मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर आपका उत्तर में चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मांदा जिला जो जम्मू कश्मीर में है, मांदा एरिया, ठीक है। दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद, ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। पश्चिम में दाश्क नदी के किनारे सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में जो है, ठीक है। ये जो है सुत कांगेडोर, ये आज के बलूचिस्तान में है, पड़ेगा। पर उस समय तो ये सारी चीज़ें थी नहीं, अहमदनगर, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सारे तो चीज़ें थी नहीं, जिला स्टेट कुछ भी नहीं था। सारा का सारा क्या था, सिंधु घाटी था, सिंधु घाटी की सभ्यता से कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है, इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सारे एरिया जो है सिंधु घाटी के एरिया में सारे आते थे। लेकिन आज के डेट में ये सारे नाम जो मैं बता रही हूँ, ये अब ऐसे चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में आ गया, ये आपका महाराष्ट्र में, ये जम्मू कश्मीर में, और ये आपका बलूचिस्तान में पड़ेगा, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है। फिर ये देखिए, ये मैप है बच्चों, ये देखिए हड़प्पा कहाँ है आपका, रावी नदी के तट पर, ये देख रहे हैं ना हड़प्पा, इधर आपका सतलज है, फिर ये रावी नदी के तट पर है हड़प्पा, रावी नदी के तट पर। फिर ये आपका देखिए जो सबसे फेमस शहर है वो है मोहनजोदाड़ो, जो कहाँ है आपका, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। ये आपका सिंधु नदी के तट पर है। ये सबमिट गया है मेरा, 1 मिनट सीरियस करती हूँ फिर से, ठीक है। ये देखिए इंडस रिवर दिया है ना, कि ब्लू यूज़ करती हूँ, मोटा है इस वजह से ये ढक जा रहा है। ये देखिए मोहनजोदाड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। इंडस रिवर लिखा है ना, इंडस रिवर, इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं और हिंदी में इसको सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है। ये आपका मोहनजोदाड़ो जो है ये आपका इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसा था ये शहर, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे शहर थे आपके, ठीक है, लोथल है, सुतकोगडा है, धौलावीरा है, ये जो सारे ये नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में का ये जो मैप है बच्चों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हिसाब से ये मैप, ये एरिया बताया गया है। ये देखिए राखी गढ़ी, 1 मिनट, ये देखिए राखी गढ़ी इधर है, ठीक। ये सारे जो छोटे नगर दिख रहे हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा, ये सब तो बड़े बड़े हैं, ठीक है। बाकी छोटे छोटे भी सिटीज़ जो है, नगर जो है वो बस गई थी, ठीक है। ये मैप है, इस मैप को भी आप देख सकते हैं, इसमें सारी सिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। फिर ये देखिए, ये बच्चों मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प करेगा। इसमें दिया हुआ है आपका महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, उसकी वर्तमान स्थिति, यानी कि ये जो स्थल हैं सारे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे स्थल, ये अब किस जिले में है, ये जिले के नाम है, ठीक है। और ये किस देश में है, ये देशों के नाम है। ये आज की वर्तमान स्थिति है, लिखा हुआ है ना वर्तमान स्थिति, ठीक है। इसमें जो है जगह नहीं हो पा रही थी बच्चों, तो इसलिए मैंने ये धौलावीरा को यहाँ पे लिख दिया है, धौलावीरा,
जो जगह थी उसको, ये कच्छ जिले में है और ये गुजरात में पड़ता है बच्चों, ठीक है। ये इसकी वर्तमान स्थिति है, ठीक। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए ये जो चार्ट है ये फायदेमंद है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इन नगरों, इस जो नगर थे ये 2 या 2 से अधिक भागों में बटे थे, ठीक है। जैसे क्या था कि 2 भागों में कह सकते हैं कि एक था पूरब की तरफ, ठीक है, जो ऊपर था, ठीक है, जो पूरब की तरफ था वो ऊपर में था और पश्चिम वाला एरिया नीचे था, ठीक है। तो जो नीचे जो बसा हुआ था एरिया उसे कहते थे निचला नगर, ठीक है। और जो थोड़ा सा ऊपर बसा हुआ था उसको कहते थे हम नगर दुर्ग, ठीक है, सिटाडेल कहते हैं इंग्लिश में जिसको, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं नगर दुर्ग। और नीचे जो बसा था शहर उसको निचला नगर या फिर लोअर टाउन कहते हैं इंग्लिश में। वो इसलिए था बच्चों कि जो निचला नगर था, लोअर टाउन था, उसमें जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय टाइप के लोग हैं वो लोग रहते थे। और जो नगर दुर्ग था, ठीक है, सिटाडेल, वहाँ पे जो बड़े बड़े शासक होते थे या जो बड़े बड़े पुजारी हुए या जो बड़े लोग होते थे, ठीक है, संपन्न लोग जिसे कह सकते हैं, तो वो संपन्न लोग जो थे, जो वेल रिच थे, वो लोग वहाँ उस ऊपर की तरफ नगर दुर्ग में रहते थे। उस एरिया में जो घर बने थे वहाँ पे रहते थे, जो 1 या 2 मंजिला घर बना होता था वहाँ पे रहते थे, ठीक है। और जो इसकी जो दीवारें थी, ठीक है, दीवार बनाने के लिए जो ईंटें, मैंने पहले बताया था ना बच्चों कि जो ईंटें इतनी मजबूत बनाई जाती थी, उस ईंटों को बनाने के बाद इसको लोग इतना पका देते थे और जो भी मटेरियल यूज़ करते थे, फिर जिस तरह से पकाते थे, बेक करते थे उसको, वो इतनी मजबूत होती थी कि हज़ारों साल बाद भी वो ईंटें जब मिली हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को तो वो ईंटें वैसी की वैसी मजबूत थी। तो उस ईंटों से दीवारें बनाई जाती थी जो बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, ठीक है। अब इसमें से ये देखिए दिया हुआ है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सबसे फेमस शहर माना जाता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो इतने वेल प्लान सिटी था, उसमें भी यही था, लोअर टाउन और सिटाडेल यानी कि निचला नगर और नगर दुर्ग, वो भी वेल प्लान सिटी थी। इसका जो स्नानागार है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं द ग्रेट बाथ, ठीक है। अब इस द ग्रेट बाथ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, बच्चों ध्यान से मेरा वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको द ग्रेट बाथ के बारे में डिटेल में बताऊंगी। अभी आप ये देखिए, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है स्नानागार जो प्राप्त हुआ हमारा सिंधु सभ्यता की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड। अब ये देखिए बच्चों, ये मैंने लिखा है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कितने कितने पॉइंट लंबा, चौड़ा और गहरा है ये सब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 11.88 लंबा, 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा, फिर 2.43 मीटर गहरा, ठीक है। और स्नानागार को जो बनाया गया था उसमें जो है प्लास्टर का, ठीक है, एक एंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। मतलब प्लास्टर तो लगा था लेकिन प्लास्टर से कहीं ऐसा ना हो कि पानी का रिसाव होने लगे, पानी कहीं से निकले बहे, तो उसके लिए उस पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी बच्चों। जब पानी भर दिया जाए तो पानी निकलने का रास्ता ना रहे, ठीक है। अब पानी जो है इस्तेमाल के बाद पानी को निकालने के लिए भी उन्होंने अलग से ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल जो है आपका वो एक बंदरगाह था जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो व्यापारी थे, बड़े बड़े शासक थे, वो दूर दूर से सामानों का आयात और निर्यात किया करते थे।
भाई कुछ चीज़ें अभी भी होता है ना हमारे यहाँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस होता है ना, तो उस समय भी सोचिए बच्चों, उस समय भी लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस किया करते थे। भाई हर चीज़ तो हर जगह मिलती नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ मिल रही है, कुछ चीज़ें वहाँ मिल रही है, तो यहाँ का सामान वहाँ भेजा, वहाँ का सामान यहाँ मंगाया, यानी कि आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे सामान को। ठीक है, तो और तो इसके लिए लोथल में बंदरगाह बनाया गया था। ठीक है, और कालीबंगा और लोथल में क्या है कि एक अग्निकुंड मिला है, तो इससे लोगों जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यानी कि अग्निकुंड है, यानी कि यहाँ पे हवन वगैरह यज्ञ वगैरह भी होते थे, यानी कि लोग पूजा पाठ करते थे। जबकि बच्चों मैं बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी नगर बसे हैं उसमें कोई भी मंदिर नहीं मिला है, कोई मंदिर नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन हाँ ये लोग पूजा पाठ करते थे पर मंदिर कोई नहीं बनाया था, पूजा पाठ होती थी। अग्निकुंड मिला है तो जाहिर सी बात है कि यज्ञ हवन होता था, पूजा होती थी, मंदिर भले नहीं था कि पूजा होती थी। वो लोग वृक्ष की पूजा करते थे और 3 मुख वाले एक भगवान, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, मोहर पे उसका चिन्ह है कि 3 मुख वाले एक आदमी की फोटो है, उस पर चिन्ह है बना हुआ है, और उसके अगल बगल भैंसा, हिरण और भेड़ बकरियां, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो अंदाज़ा लगा जा सकता है कि इनकी पूजा भी लोग करते थे। और सिंधु नदी के किनारे और कई नदियों के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे और सारे जितने भी शहर थे नदियों के किनारे बसे थे बहुत सारे बड़े बड़े नगर। तो इस वजह से ये लोग जो है उनको भी देवी मानते थे, उनकी पूजा भी करते थे, नदियों की भी। और जो अनाज या जो भी चीज़ें प्लांटिंग करते थे, धरती पर रहते थे, तो वो लोग इसलिए वजह से कि हम धरती पर रह रहे हैं तो धरती माता को भी वो लोग देवी मान करके उनकी पूजा करते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसा प्रूफ मिला है कि धरती माता की वो लोग पूजा किया करते थे। और सबसे बड़ी बात कि जो खिलौने उन्हें प्राप्त हुए हैं उसमें मिट्टी की औरतों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद उस समय औरतों का बहुत सम्मान था, या औरतों को लोग बहुत मानते थे, या माँ को बहुत मानते थे, माँ की पूजा करते थे। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम ग्रेट बात पर। ठीक है, ये देखिए मैं बताती हूँ कैसे लोग रहते थे। ये देखिए, ये घर देख रहे हैं आप, इस तरह से घर बने हुए थे, वेल प्लान्ड। ये देखिए नालियाँ, उस समय भी उन्होंने नालियाँ बना रखी थी। जैसे घर थे बच्चों, तो घर से एक नाली निकलती थी जो एक बड़े से नाली में जाती थी, सड़क के पास जो नाली होती थी। ये देखिए, ये है ना, इसको मैं रेड से कर लेती हूँ, ब्लू दिखता नहीं है, ठीक है, भले मोटा है। ये देखिए जो नाली देख रहे हैं आप, ये नाली बनी हुई है। तो ये जो घर बने हुए ना, इस घर से जो है पानी निकलता था, इस नाली में जाता था, और इस नाली से निकल कर जाता था बड़े से नाली में। एक बहुत बड़ी नाली बनी होती थी जहाँ पे घर की नाली से बड़ी नाली में, बड़ी नाली से बड़े नाले में पानी आपके गंदा जाता था, बहता था। और बहने का इस तरह से इन्होंने नालियों को बनाया था बच्चों कि पूरा पानी अच्छे से नीचे बहता जाता था, कहीं फंसता नहीं था। और कहीं अगर फंस गया तो उसके लिए इन्होंने सड़कों के बीच नाली बनी थी, और नालियों के ऊपर, और इनकी नालियाँ कवर्ड हुआ करती थी। बच्चों आज भी कई नालियाँ हमारी ऐसी हैं जो कवर्ड नहीं होती हैं, तो उसमें धूल मिट्टी जो भी कूड़ा कबाड़ सारा नाली में भर जाता है और नाली फंस जाती है, बंद हो जाती है, पानी बहना दिक्कत आती है। कि उस समय लोगों ने जो नालियाँ बनी थी, नालियाँ कवर्ड बना रखी थी, ठीक है। और अगर कुछ फंस गया, प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए एक मेन होल बना रखा था, ठीक है, उसको भी कवर किया था, मेन होल को भी, और उस ढक्कन को निकालते थे, उस मेन होल में करके उसको सफाई कर देते थे, और फिर से पानी बहने लगता था। ये तो उनकी नाली की व्यवस्था थी बच्चों, कोई इंजीनियर नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसे थे उस समय के लोग, इतने बुद्धिमान, ठीक है। फिर ये देखिए घर थे, ये जो घर बने हैं ना बच्चों, अक्सर अभी क्या होता है हम लोग के घरों में कि हमारे घर का जो मुख्य गेट होता है वो बाहर तरफ होता है ना, ठीक है, पीछे दीवार होती है, बहुत लोग पीछे किचन गार्डन बना लेते हैं, लेकिन जो हम लोग का एंट्रेंस होता है वो सामने से होता है। लेकिन उस समय के जो नगर थे, ठीक है, उस समय हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो नगर थे, उसमें क्या था कि जो एंट्रेंस था
ठीक है, वो पीछे के साइड था हड़प्पा में ना। हड़प्पा का जो एंट्रेंस में जो घर बने होते थे हड़प्पा में, उसमें एंट्रेंस जो है वो पीछे के साइड होता था, ठीक है, और आगे के साइड से नालियाँ बहती थी, सब होता था, आगे कुछ नहीं रहता था, पीछे से एंट्रेंस होता था जहाँ नालियाँ नहीं बह रही होती थी, ठीक है। ये वहाँ की खास बात थी हड़प्पा की। हाँ, मोहनजोदड़ो में कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे आगे फ्रंट था, लेकिन हड़प्पा में तो इसी तरह से सारे घर बने हुए थे कि आगे से जो है बंद था और पीछे की तरफ से दरवाजे, बाहर से निकलने का दरवाजा था वो पीछे के साइड था, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया ना, अब इसमें भी देख रहे होंगे आप कि ये निचला नगर है, जो घर बने हुए हैं ना निचला नगर। अब देखिए इसके ऊपर जो है ये आपको दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है ना, ये ऊपर, इसको कहते हैं नगर दुर्ग, सिटाडेल इंग्लिश में, ठीक है। और ये लोअर टाउन हो गया आपका, ऊपर बसे हुए हैं ना, घर बने हुए हैं, यहाँ लोग रहते थे, पैसे वाले लोग, संपन्न लोग। देखिए यहाँ पे तो खंडर बन चुका है, देखिए ये देखिए निचला नगर है आपका और ये आपका नगर दुर्ग, ठीक है। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ पर। ये देखिए ये है आपका ग्रेट बाथ, यहाँ पे लोग नहाते थे, है ना। ये यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने की, ठीक है, दोनों साइड सीढ़ियाँ थी। इस फोटो में इतना नहीं आ पाया है बच्चों, इसमें एक साइड दिख रहा है, लेकिन एक साइड ये सीढ़ी हो गई और एक जो है इधर, ये दिख रहा है ना, यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी उतरने की। यानी कि स्नानागार जो था, जो बाथ था, ठीक है, वो दोनों साइड से उतरने चढ़ने का था, ठीक है, और बहुत ही बड़ा था स्नानागार ये। और ये देखिए ये इसका ग्राफ बनाया गया है, ठीक, ये देखिए एंट्रेंस एरिया है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, मैं इसका पीपीटी भेजूंगी, ठीक है। तो ये एंट्रेंस जो है, ये एंट्रेंस है आपका, यहाँ से एंट्रेंस करते थे, यहाँ पे ये देखिए ये आपकी नाली बनी हुई है पानी निकलने की, ये देखिए, ठीक है। और ये आपका ग्रेट बाथ, ये दिख रहा है ना, गहरा है ये, या ये ग्रेट बाथ है आपका। और देखिए यहाँ पे इसमें तो नहीं दिख रहा है सीढ़ी, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से, तो ये इधर से सीढ़ी है और एक सीढ़ी इधर से है, ठीक है बच्चों। और ये देखिए ये सारे रूम बने हुए हैं, ये देखिए ये यहाँ से ये रूम दिख रहे हैं ना, ये कमरे बने हुए हैं नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए। सोचिए उस जमाने में भी इतना दिमाग लोगों ने लगाया था, इतने अच्छे से बनाया था कि अगर महिलाएं नहा रही हैं तो कपड़े कहाँ चेंज करेंगी, खुले में तो करेंगी नहीं। तो उन्होंने ऐसे रूम बना रखे थे कि नहा करके आई और यहाँ पे रूम में अपने कपड़े उन्होंने चेंज कर दिए। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये कुआं है, ये जो एरिया है ना इसमें कुआं बना गया है, ठीक। इन्हीं कुएं से पानी निकाल करके इस जो बाथ टब बना है या स्नानागार है, यहाँ पर भरा जाता था पानी, इसके अंदर, ठीक है। समझ में आया इस ग्राफ के द्वारा कि कैसे इन्होंने ये जो बात है स्नानागार ये बनाया था, कितने अच्छी तरीके से, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। उस समय पानी निकलने का रास्ता, पानी भरने का उपाय, सब कुछ बहुत तरीके से बना रखा था। तो ये है आपका द ग्रेट बाथ, इसीलिए कहते हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा क्यों है, क्या डेली इसमें नहाते होंगे लोग? नहीं। अब इतने बड़े स्नानघर में तो डेली तो नहीं नहाते होंगे लोग, तो ये अंदाजा लगाया गया है कि जब कोई अवसर होता होगा, कोई त्यौहार होता होगा, तो उसमें जो है जो महिलाएं होती थी वो इस स्नानागार में नहाती होंगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि रोज इस स्नानागार का प्रयोग नहीं होता होगा, है ना, कि डेली कौन पानी निकालेगा, भरेगा, और इतना बड़ा भी था ये, है ना। तो इसीलिए ये विशेष अवसर या विशेष त्योहारों पर ही इस स्नानागार का प्रयोग होता था बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए भवन, नाले और सड़कें। भवन तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये नालियाँ बनी हुई हैं, ये घर बने हुए हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि ऊपर की तरफ नगर दुर्ग हुआ करते थे, उसमें जो संपन्न लोग होते थे वो रहते थे, और ये निचला नगर है, ठीक। अब ये देखिए ये नालियाँ देखिए आप, कितने तरीके से नालियाँ बनाई गई हैं, और इनकी ईंटें देख रही हैं आप कितनी मजबूत है ईंटें, ठीक है। ये नालियाँ हैं बड़ी बड़ी, जहाँ से घरों का पानी निकला करता था। और ये देखिए ये है ईंट, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रही थी दोस्तों।
ये मैंने बताया ना आपको, ये ईंट के बारे में है ना। अब आप खुद देख रहे होंगे कि ईंटें कितने अच्छे से तरीके से बनाई गई हैं, है ना, बराबर है एकदम। ये कितना से पतला, कि कहाँ से कितना पतला होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए। आप देख के लगा रहे होंगे कि ये ईंट नहीं, एकदम पत्थर लग रहा है देखने से बच्चों, है ना। तो इस तरह से ईंटें उस समय के लोग बनाते थे। और ये देखिए, आपको ये घर दिख रहा होगा ना, ये देखिए इधर नालियाँ बनी हुई हैं। ये घरों में कुएं बनाते थे लोग कि भाई पानी कहाँ से लेकर के आएंगे। इस समय तो ऐसा तो है नहीं, नल खोला पानी हर हर बहने लगा। तो जब नल नहीं होते थे ना बच्चों, ये तो आप अपने दादा और दादी से पूछिएगा, वो लोग बताएंगे कि जब वो लोग छोटे थे ना, तो उस समय भी गाँव में और गाँव वगैरह में नल नहीं होते थे, लोग कुएं का पानी ही यूज़ करते थे। उस समय भी घरों में, घरों के आसपास कुएं हुआ करते थे और उस कुएं से पानी निकाल निकाल के लोग अपना जो जीवन यापन है वो करते थे, यानी सर्वाइव करते थे। नल नहीं हुआ करते थे गाँव में। फिर धीरे धीरे हैंडपम्प आया। हैंडपम्प तो शायद आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो फिर उसके बाद हैंडपम्प आया, फिर हैंडपम्प से पानी निकाल निकाल करके लोग पानी यूज़ करते थे। लेकिन अब तो चाहे गाँव हो चाहे शहर, हर जगह बस पानी पानी, जब नल खोलो पानी आने लगता है ना। तो अब पानी की दिक्कत नहीं है कि कुएं से पानी निकालना है या नदी से पानी रोक करके लाना है या हैंडपम्प से पानी निकालना है, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था बच्चों। उस समय तो हैंडपम्प भी नहीं था। तो लोग कुएं खुदाई करते थे और कुएं से पानी निकाल निकाल करके घरों में अपने यूज़ करते थे। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था ग्रेट बाथ में मैंने आपको जो मॉडल था उसमें दिखाया ना कि रूम के बगल में एक कुआं बना हुआ था। कुएं से पानी निकाल निकाल करके वो स्नानागार में डालते थे, बाथ में डालते थे, है ना। तो इस तरह से कुएं देख रहे हैं, ये कुएं जो है, सॉरी, ये कुएं जो हैं, मिनट, ठीक है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये रहा, ये देखिए कुआं। इस तरह से कुआं बनाते थे लोग, ठीक है, और पानी निकाल करके घरों में यूज़ करते थे। घर देखा आपने, नालियाँ देखी और ईंट, सबसे बड़ी बात तो ईंट ही है ना। ये ग्रेट बाथ के बाद ये आपका हो गया। अब ये ठीक है, ये है आपका नगरीय जीवन। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये मोहरे हैं। ठीक है, जिस पर देखिए आप ध्यान से, ये पशुपतिनाथ का है चिन्ह है जो बताया था मैंने। ये कुबड़ वाला बैल, पता है बच्चों, उस जमाने में जो कुबड़ वाले बैल आपने नहीं देखा होगा, आपके पापा मम्मी ने या दादा दादी ने देखा होगा शायद, आप उनसे पूछिएगा कि कुबड़ वाले बैल भी होते थे। अब इस समय मैंने भी कुछ साल से नहीं देखा, लेकिन बचपन में मैंने भी देखा कुबड़ वाले बैल। और जब मैं गांव गई हुई थी तो मैंने देखा कि सच में गांव में लोग कुबड़ वाले बैल की पूजा कर रहे थे। एक आदमी जिसे पंडा कहते थे, वो कुबड़ वाले बैल को लेके घूम रहा था और गांव के लोग ने अनाज पानी जो भी बचा रुपया था वो उसे दे करके चढ़ा रहे थे। तो बहुत सालों तक ये कुबड़ वाले बैल की पूजा होती रही है। इसमें तो मैंने भी कई सालों से नहीं देखा, पर आके पापा मम्मी ने या दादा दादी ने देखा होगा, आप उनसे पूछिएगा। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग, वहाँ के लोग कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। देखिए ये जो मोहर है ना, इससे बना भी हुआ है कुबड़ वाले बैल, है ना। और ये जिसे हम इंग्लिश में यूनिकॉर्न कहते हैं, ये घोड़ा है, एक सींग वाला घोड़ा। ये देखिए ये बहुत फेमस था उस समय, ये जो है ये बहुत फेमस था। कई सारे मोहरों में इसके चिन्ह मिले हैं और भी कई जगह ये चिन्ह मिले हैं। तो ये एक सींग वाला जो घोड़ा है जिसे ब्रिटिश ने यूनिकॉर्न का नाम दिया था, यूनिकॉर्न। ठीक है, ये वो फेमस था। अब हम बात करते हैं इन नगरों की लिपि के बारे में। इन नगरों की जो लिपि होती थी बच्चों, इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा कि उर्दू की जो लिपि है फारसी, तो फारसी जब हम लिखते हैं, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, उसमें लिखने का तरीका क्या होता है कि दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं। लेकिन फारसी भाषा में हम हमेशा
दाएं से बाएं ही लिखते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो लिपियां मिली हैं, आज तक वो लिपियों में जो लिखा गया है वो कोई पढ़ नहीं पाया। अभी तक खोज जारी, पर वो कोई पढ़ नहीं पाया कि उन लिपियों में क्या लिखा है, कौन सी भाषा प्रयोग की गई है। लेकिन हाँ, लिपियों के लिखने का जो तरीका है वो ज़रूर आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है। तो जो उस समय के लोग थे, जो लिपियाँ लिखते थे, लिपिकार थे जो, वो दाएं से बाएं लिखते थे, एक लाइन हो गई। उसके बाद अगर उनको उसके बाद कुछ लिखना है दोबारा, तो फिर वो बाएं से दाएं जाते थे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक मिनट, ये देखिए, सॉरी, से मान लीजिए लिखना है, ठीक है, हमें राम, तो माँ, फिर उसके बाद ये, फिर ऐसे, ठीक है, इस तरह से हुआ। तो इस तरह से दाएं से बाएं तरफ जाते थे लोग। ठीक, फिर जब दोबारा उन्हें कुछ लिखना है तो फिर वो क्या करते थे, फिर राम लिखा, उसके नीचे फिर से उन्होंने बाएं से दाएं लिखा। यानी कि वो जो लिखते थे तो दाएं से बाएं, उसके बाद बाएं से दाएं। ठीक है, ये उनके लिपि के लिखने का तरीका था। यानी कि एक ही लाइन में लिखना है तो दाएं से बाएं आए और ख़त्म। लेकिन दूसरी लाइन में लिखनी है अगर, तो फिर वो दाएं से बाएं नहीं लिखते थे, फिर वो बाएं से दाएं लिखते थे। तो फारसी भाषा जो फारसी लिपि है उसमें और इस लिपि में अंतर है, इतना बस, है ना। तो इस बात को आप ध्यान से लिखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको लिखने का तरीका क्या था, है ना। तो दाएं से बाएं, दूसरी लाइन लिखनी है तो बाएं से दाएं। अब इस समय जो नगर के लोग होते थे, ठीक है, वो सोना, चांदी, टिन, तांबा, ये सारी वस्तुएं जो है वो आयात करते थे। भाई वहाँ पे नहीं होती थी तो ये लोग और जगहों से इसको आयात करते थे, है ना। और ये जो मनके थे, मनके और सोने चांदी से बने हुए आभूषण जो ये लोग पहनते थे, अपने ही इस्तेमाल करते थे। इसे ये लोग बेचते नहीं थे, बना करके अपने ही इस्तेमाल किया करते थे। इसका व्यापार नहीं करते थे, इसको कहीं भी आयात निर्यात नहीं होता था इन सब चीज़ों का। इसका ये लोग अपने पास रखते थे और खुद ही प्रयोग करते थे। ठीक है, और जैसे अभी हम लोग का मीठा खाने का मन होता है तो हम लोग मिठाई खाते हैं, या फिर गुड़ खा लेते हैं, चीनी खा लेते हैं, कुछ भी मतलब मीठा शक्कर से, गुड़ से बनी हुई चीज़ें खा करके अपनी मिठास की जो क्यूसिटी है उसको हम तृप्त कर देते हैं, शांति पाते हैं उसको खा करके, मीठा खा करके। तो उस ज़माने में तो मिठाइयाँ होती नहीं थी, तो उस ज़माने में लोग मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे बच्चों? शहद का, हनी का। तो हनी का प्रयोग करते थे, वो हनी को यूज़ करते थे। मीठा खाने का मन किया तो उन्हें हनी यूज़ कर ली। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिठास के लिए हो गया। और मनोरंजन के लिए जैसे अभी क्या है, अभी तो टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सारी इतनी वेब सीरीज आती हैं, हम लोग दिन भर टीवी, मोबाइल और लैपटॉप में, टैबलेट में लगे रहते हैं और हमारा टाइम पास हो जाता है। खेलने के लिए बहुत सारे आउटडोर और इंडोर गेम्स हैं हमारे पास जो हम खेल करके अपना टाइम पास कर सकते हैं। अच्छा, आप सोचिए कि उस समय के लोग अपना टाइम पास या फिर एंजॉयमेंट के लिए क्या करते थे। तो उस समय के लोग जो थे वो पासे खेलते थे। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। पासे जैसे लूडो का पासा नहीं होता है, डाइस होती है ना लूडो की, उसको हिंदी में पासा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे लूडो की डाइस होती है तो उस तरह से उन समय के लोग भी उससे डाइस बनाते थे। और उस समय का गेम होता था चौपड़, जो आपने महाभारत में अगर महाभारत सीरियल देखा होगा तो देखा होगा, युधिष्ठिर जब लोग खेलते थे, शकुनी और मामा सब लोग खेल रहे थे, उसे चौपड़ गेम कहते हैं। तो वो चौपड़ वहाँ पे खेला करते थे। ठीक है, और जानवरों को आपस में लड़ाते थे, ठीक है ना, ठीक है, और बैलों को और जानवरों को आपस में लड़ा करके वो लड़ते हुए देख करके एंजॉय करते थे। नाच गाने भी हुआ करते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। डांसिंग गर्ल, तो वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी मिली है। तो ये लगाया जाता है अंदाजा कि वहाँ पे लोग डांस भी किया करते थे, यानी कि डांस और म्यूजिक के भी शौकीन थे वो लोग। तो इस तरह से वो लोग अपना एंजॉयमेंट करते थे बच्चों। ठीक है, और ये देखिए, ये आपकी मोरें हो गई।
ये देखिए मोहरे हैं, इसमें तो कई मूर्तियां ही बनाई गई हैं इस मोहरों में तो, है ना। सॉरी, 1 मिनट। ये आपने देखा ना, इसको मैं इधर कर देती हूँ ऊपर, इसको डिलीट ही कर देती हूँ। ये देखा आपने, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके आभूषण हैं, ये देख रहे हैं, ये सोने के आभूषण बने हुए हैं, ये मन के यूज हुए हैं। मन के मतलब मोती, बीड्स, इंग्लिश में बीड्स कहते हैं ना, तो बीड्स के भी ये लोग ज्वेलरी जो है बनाते थे। ये देख रहे हैं, कान की बालियां हैं, ये हाथ बाजूबंद कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ये माला है, चेन वगैरह। तो ये लोग सोने चांदी से, मनकों से आभूषण जो है बनाते थे और उसको पहनती थी वहाँ की जो महिलाएं थी, पुरुष भी पहनते होंगे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ठीक है। पिग्गट, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो बहुत फैले हुए थे। जैसे मैंने बताया ना कि चारों तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ फैला हुआ था ये सभ्यता। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो जो नगर थे, ये सबसे बड़े नगर माने जाते थे और वेल डेवलप थे, कह सकते हैं कि वेल प्लान सिटीज थी ये, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है वो सारे नगरों की जुड़वा राजधानी कहते थे। इसलिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात आती है ना, तो लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ही नाम पहले लेते हैं, क्योंकि सबसे फेमस नगर था, है ना। तो इसीलिए पिग्गट ने इसको जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। अब देखिए, हम आते हैं कि ये लोग जो सामान वगैरह बनाते थे। अब देखिए, ये मैंने बताया था आपको ना, पशुओं में कुबड़ वाला सांड, ठीक है। कुबड़ वाला सांड इन लोगों के लिए विशेष पूजनीय हुआ करता था, है ना। तो जो अभी आप जब पूछेगा अपने पेरेंट्स से तो बताएंगे कुबड़ वाला सांड के बारे में। तो कुबड़ वाला सांड की पूजा होती थी। ये देखिए, मैंने कहा था दिखाऊंगी आपको, ये देखिए मिट्टी के खिलौने वो लोग बनाते थे ना, तो वो खिलौने अभी बचे थे, तो उन खिलौनों के द्वारा ही मालूम चला है कि उस समय क्या क्या होता था। बच्चों के खिलौने प्राप्त हुए हैं उस जगह से, उस साइड से, ठीक है। तो और आपको एक बार बता दूं कि ये तो कुबड़ वाला सांड मिला ही, वहाँ की खेती के बारे में। जो हल है, अब हल तो लकड़ी का बनता है, ठीक है, लेकिन अब लकड़ी का हल तो अब तो बचेगा नहीं, दिमाग लग गया होगा, सड़ जाता है, खराब हो चुका होगा। लेकिन जो मिट्टी से बने हुए खिलौने थे उसमें हल भी बना हुआ था मिट्टी का। तो लोगों ने फिर ये लगाया अंदाजा, आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि यहाँ के लोग खेती के लिए हल का प्रयोग भी करते थे, इसका मतलब, है ना। ये देखो, बड़ा सांड हो गया। अब ये देखिए, मैंने बताया था ना 3 मुख वाले, ये देखिए ये बना हुआ, या भैंसा, गैडा, ये चीता, ये सारे लोग हैं, है ना। इसे हम पशुपति नाथ भी कहते हैं, है ना। इसकी पूजा भी होती थी। ये देखिए पत्थरों पे ये लोग जो मोहरे बनाते थे बच्चों, ये नहीं कि सोने चांदी पे ही बनाते थे, सोने, चांदी, तांबे और पत्थरों पे भी, पत्थरों की मोहरे भी बनती थी। और ये देखिए, ये है आपका बाट, क्या कहते हैं इसको, बाट। इससे जो है मेजरमेंट करते थे सामान का, सामान को मेजर करते थे कि कितना है बाट के। अब इस समय तो किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरह से बाट आते हैं, लेकिन उस समय तो इस तरह से नहीं रहा होगा। तो ये लोग बाट के अकॉर्डिंग ही अपने हिसाब से बनाते होंगे। बड़ा बाट है, इसके हिसाब से सामान तोलते होंगे। और ये तराजू भी मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि तराजू में बाट रख करके
इसको सामान को ये लोग तौलते थे, है ना, तालू ये जो है तराजू पे रख करके। और तौल की जो इकाई थी, ठीक है, ये क्या थी, 16 के अनुपात में थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। ये आप जो क्लास 6 के हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, जानकारी करेंगे आगे फ़ायदा होगा। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो माप तौल करते थे, उनके माप तौल की, उनकी मेजरमेंट की जो इकाई थी जो था वो था 16 के अनुपात में। ठीक है बच्चों, पता है कि मैं तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी दादी के मुँह से सुना था कि उस समय 1 अन्नी 2 अन्नी 4 आना 16 आना होता था। 16 आना उस समय का 1 रुपया था। अब तो 1 अन्नी 2 अन्नी कुछ है ही नहीं, अब तो 50 पैसे भी नहीं मिलते, 1 रुपये से नीचे को सामान ही नहीं मिलता। लेकिन हमारे दादा दादी के समय में क्या था कि इस तरह से पैसे थे, सिक्के थे। मैं कैसे बताऊं, जो सिक्के बनते थे ना, मैंने दादी ने दिखाया था मुझे, उसमें चलने बंद हो गए थे लेकिन उन्होंने रखा था। वो पता है ऐसे बड़ा सा गोल सा सिक्का होता था, ठीक है, और बीच में ऐसे होल होता था। ठीक, तो ऐसे बनते बनते अब ऐसा बन गया होगा हमारे दादा दादी के टाइम में, ठीक है। लेकिन उस समय में जो है कहीं से भी करेंसी का कहीं भी प्रूफ नहीं मिला है कि करेंसी का यूज़ करते थे लोग। तो लोग मैं क्या सामान के बदले सामान ही देते होंगे, शायद ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन जो भी अनुपात था मेजरमेंट का वो था 16 के अनुपात में, ठीक है। तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। और यहाँ के लोग लगता नहीं है कि मार पिटाई या कुछ भी ऐसा हिंसात्मक कार्य करते होंगे, शायद बहुत शांत किस्म के लोग रहे होंगे, क्योंकि कहीं से भी तलवार का या ऐसा कोई बहुत ही तीव्र हथियार का भी साक्ष्य नहीं मिला है। बाकी पत्थर के जो हथियार थे जानवरों को मारने के लिए हो सकता है, हिंसा का समय उसका प्रयोग करते हो, लेकिन तलवार का प्रयोग तो नहीं था उस समय। जो मिट्टी का हल था बच्चों, वो मिट्टी का हल वनमाली जगह है, वहाँ पर जो है मिट्टी का हल मिला था। तो उसी के आधार पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वहाँ पे खेती के लिए लोग हल का प्रयोग करते थे, ठीक है। वहाँ पे जो है पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी चलन में थी। ऐसा भी साक्ष्य मिला है कि वहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी चलन में थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी चलती थी। अब ये देख रहे हैं इस तरह से नेशनल म्यूजियम में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से आर्कियोलॉजिस्ट को साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, उसके आधार पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। ये बनाया गया मॉडल नेशनल म्यूजियम में आप देख सकते हैं, कभी जाइएगा तो। ये देखिए इस तरह से कपास होता है ना, कपास की खेती भी लोग करते होंगे, क्योंकि ये देखिए कपड़े उपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कपास से वो लोग कपड़े भी बनाते थे। और पत्थरों की और फेंस की तकलियाँ मिली हैं जिसमें निडल, जैसे अभी सुई आती है, निडल आती है, तो उस समय भी इस तरह से वहाँ पे निडल बनाई गई थी, है ना। तो निडल के प्रयोग से जो निडल बनाते थे लोग पत्थर से, उससे फेंस से वो लोग सिलाई के लिए शायद यूज़ करते होंगे। ये देखिए, और ये देखिए कैसे ये ऐसे करके जोड़ रही है। ये जो महिला देख रहे हैं आप, ये देखिए इसके ये जोड़ घटाना कर रही है, ये देखिए हाथों से इस तरह से, यानी कि उस समय के लोगों को गणित का ज्ञान भी था, है ना। ये देखिए जा रहे हैं लोग, ये मॉडल ही तैयार किया गया है। और ये देखिए खिलौने मिले हैं, इन्हीं खिलौनों के द्वारा बहुत सी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाई हैं। और ये बैलगाड़ी देख रहे हैं, बैल है या घोड़ा भैंसा कुछ भी कह सकते हैं, बैलगाड़ी है, सामान लादा जा रहा है। यानी कि जब किसी ने खिलौने बनाए होंगे, यानी कि वो उसमें जो चलता होगा उसी को देख कर खिलौने बनाए होंगे। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि जो सामान जो आयात होता था, सामान आयात निर्यात, वो बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी के द्वारा ही आयात होता था, है ना, या निर्यात होता था एक देश से दूसरे देश।
जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता चलन में थी तो उसके समकालीन कुछ और भी देश जो है वो डेवलप हो रहा था, और भी सभ्यता जो है वो डेवलप हो रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के डेवलप होने के साथ साथ बराबर में कुछ और सभ्यताएं भी डेवलप हो रही थी, सिविलाइज हो रही थी, जिसमें से है एक मेसोपोटामिया, चाइना और एंशियंट इजिप्ट। ये 3 सभ्यताएं भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ डेवलप हो रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, और एक और बात, रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर चावल की खेती भी लोग करते थे, धान की खेती करते थे, भी चावल के दाने वहाँ पे मिले हैं। ये देखिए सारे, ये कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। ये देखिए जैसे आपने देखा होगा गांव में अभी भी जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो इसी चाक पर, इसको चाक बोलते हैं, ये तो देख रहे हैं, इसको चाक बोलते हैं, चाक पर जो है बनाते हैं। ठीक है ना, इस पर यहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अभी मैं दिखाऊंगी आके कि मिट्टी के बर्तन में वो लोग काले रंग से धारियाँ और डिज़ाइन करते थे, लाल रंग की मिट्टी से वो बनाते थे मिट्टी के बर्तन। खिलौने भी देखिए लाल रंग के ही हैं जब। ठीक है, और कालीबंगन, लोथल और सुतकोतदा, इन जगहों से घोड़ों के कंकाल मिले। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन साइट पे भी गए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के आवाज साथ साथ जो भी शहर और नगर बसे थे, जब हड़प्पा की पता चला तो लोगों ने आसपास, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाना शुरू किया, तो कई सारी साइट्स मिले। ठीक है, तो सुतकोतदा और लोथल और आपका कालीबंगन, जो काली चूड़ियाँ, तो वहाँ पर जो है वो घोड़े के कंकाल मिले। तो यानी कि उस समय घोड़े भी हुआ करते थे, तो शायद घोड़ा गाड़ी का ही प्रयोग करते होंगे लोग, या घोड़े में बैठ के सवारी करते होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर पे। ये देखिए, ये है ना, मैंने बताया था ना मिट्टी के बर्तन बनाते थे लाल रंग की मिट्टी से, और ये देखिए काली काली धारियाँ, ये डिज़ाइन देख रहे हैं, काली काली धारियाँ ये सब बनी हुई हैं। ये देखिए, ये जो बताया यूनिकॉर्न वाला, ये सारे खिलौने, देखिए बैलगाड़ी, ये देखिए पासा, डाइस। ठीक है, ये चौपड़ जो गेम होता था उस समय में लोग खेलते थे, तो ये डाइस वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, पत्थर के बने हुए। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि यानी कि वो लोग चौपड़ या इस टाइप का कोई गेम खेलते थे जिसमें इस डाइस को यूज़ करते थे। और ये है हमारी डांसिंग गर्ल है ना, ये भी मिला। ठीक है, खुदाई में, तो इससे पता लगाया कि वहाँ पे लोग डांस वगैरह भी करते थे एंजॉयमेंट के लिए। और तांबे, देखिए तांबे और कांस्य से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने और चांदी से गहने भी बनते थे और बर्तन भी बनाते थे। आज सोना और चांदी बहुत महंगा है, लेकिन उस समय ऐसा था नहीं। ठीक है, उसे लोग कहते थे पीली धातु। तो सोने और चांदी के बर्तन भी बनते थे गहनों के साथ साथ, है ना। और ये देखिए पत्थर, शंख, कांस्य, सोने चांदी से बनी वस्तुएं भी वहाँ पे मिली हैं, है ना। और वस्तुओं का निर्माण करना, पत्थरों को तराशना, ठीक है, और उन्हें चमकाना, जो मूर्तियाँ पत्थरों से बनाते थे, मिट्टी से बनाते थे, उसको चमकाना, ये सारा काम शिल्पकार करते थे, जो उन कामों में एकदम निपुण थे, परफेक्ट थे, जिसे कहते हैं। ये नहीं कि ये तुमने बना लिया, ये तुम बना लो, ये तुम बना लो, किसी ने ही बना दिया। उस समय भी इस सब चीज़ों के लिए लोग नियुक्त किए गए थे कि आपका काम पत्थर को तराशना है, आपका काम वस्तुओं को चमकाना है, ठीक है, आपका काम मोहरों पर डिज़ाइन बनाना है, पच्चीकारी करना है। तो यानी कि हर एक काम के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया था, जो विशेषज्ञ थे उन चीज़ों के, उन कामों में माहिर थे, निपुण थे उन कामों में, उन लोगों को ही नियुक्त किया गया था इन सारे कामों के लिए। अब
देखिए, पक्की मट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। मैंने बताया था ना कि फेंस और पक्की मिट्टी से तकलियां बनाई गई थी, नीडल बनाए गए थे जिसमें दाग करके धागा के सिलाई वस्त्रों की करते थे, लोग वस्त्र बनाते थे। मैंने बताया था मोहनजोदड़ो में कपास के होने के भी अवशेष मिले हैं। अब देखिए, विशेषज्ञ ही होंगे तभी ऐसी मूर्ति बनी है। ये देख रहे हैं आप मूर्ति, ये उस जमाने में उन लोगों को देख कर ही मूर्ति बनाई गई है। अब देखिए, दाढ़ी जो देख रहे हैं, बियर्ड, ये बियर्ड कितनी बारीकी से बनाई गई है। ये देख रहे हैं कितनी बारीकी से बनाया गया है। आप सोचिए कि उस समय के शिल्पकार कैसे रहे होंगे, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो पत्थर के औजारों का प्रयोग करके इतना सुंदर उन्होंने बनाया है उस समय के लोगों के बारे में। अब ये देखिए, जो डिज़ाइन देख रहे हैं शॉल, मेरे ख्याल से वहाँ पे सूती या फिर ऊनी शॉल जो है यूज़ करते होंगे, जिस पर ये डिज़ाइन बनाते थे। ये डिज़ाइन देख रहे हैं, ये देखिए, ये डिज़ाइन बनी हुई है। ये डिज़ाइन बना करके देखिए बना हुआ है, यानी कि ये मूर्ति किसी विशेषज्ञ ने ही बनाई होगी। इस मूर्ति को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये मुहरे देखिए, लिपिकार ने कितने सही तरीके से बराबर में एकदम लिखा हुआ है। उस समय कितने अच्छे से काम होता था। ये देखिए, ये यूनिकॉर्न जो बना हुआ है कितनी बारीकी से, ठीक है। तो ये सारे काम जो है विशेषज्ञ लोग ही करते थे, तभी इतनी सफाई से काम हुआ है। शायद उस समय के लोगों को, उस समय के यही लोग इंजीनियर थे, टेक्नीशियन थे, है ना। अब हम फेंस पे आते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि फेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, सबसे फेंस तैयार किया जाता। फेंस को ध्यान से पढ़िएगा। फेंस को बालू, स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू और स्फटिक पत्थर, इन दोनों के चूर्ण को यानी पाउडर को गोंद में, गोंद होता है ना, गोंद में मिला करके एक पत्थर का एक चीज़ों का निर्माण करते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे। कोई वस्तु बनाते थे तो इन चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को गोंद में मिलाकर जब बनाते थे तो उसे हम कहते थे फेंस, ठीक है। उसके बाद जब ये बन जाता था तो उसमें एक चिकनी परत लगाई जाती थी। जैसे जो भी मूर्ति या खिलौने या कुछ भी, जो भी चीज़ फेंस से बनता था, उसमें बनाने के बाद उसमें एक चिकनी परत लगाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद समुद्री हरा या फिर नीले रंग से उसको कलर किया जाता था, है ना। और उसके बाद इससे जो है मनके और चूड़ियाँ, कान में पहनने वाली बालियाँ, छोटे छोटे बर्तन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ के लोग बनाते थे, है ना, फेंस से। तो फेंस का इन सब चीज़ों में प्रयोग होता था, जिससे वो बहुत सुंदर लगता था। शायद इसीलिए इस तरह से फेंस तैयार करते, जिसको फेंस कहते हैं, वो तैयार करते थे स्फटिक पत्थरों और बालू से मिलाकर, गोंद में मिला करके। ये देखिए, कच्चे माल की खोज में, ये कपास देखे ना, कपास की खेती वहाँ पे लोग करते थे। ये कपास का फूल है, इसी से धागे बनाए जाते हैं और वस्त्रों की सिलाई होती है, वस्त्र बनाए जाते हैं, है ना। सिलाई नहीं, वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है, क्लॉथ मेकिंग होता है इसी से। कच्चा माल, अब कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाँ, उसको भी कह सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि जंगलों में या फिर घरों के बाहर कुछ ऐसे प्लांट्स अपने आप हो जाते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। कई सारा साग है जो अपने आप, जैसे यूपी में एक व्रत होता है तीन छठी का, ठीक है, तो उसमें करमुआ का साग होता है, यूपी में लोग खाते हैं। तो करमुआ का साग जो है वो पानी में अपने आप ही जो है वो उग जाता है, पैदा होता है। तो ऐसे कई सारे साग हैं, कई सब्जियां हैं, कई फ्रूट्स हैं जिन्हें हम जो है लगाते नहीं हैं, वो अपने आप उग जाते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से इसको ये फलते फूलते हैं। तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, कच्चा माल कहलाएंगी, ठीक है। यानी कच्चा माल हम उन पदार्थों को कहते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, और उन चीज़ों को भी कहते हैं जिन्हें हम उगाते हैं या पैदा करते हैं। तो
आपको समझ में आ ही गया होगा कच्चा माल क्या है, कच्चा माल किसे कहते हैं हम लोग, है ना। आप देखिए मैंने ये चार्ट बनाया है आपके लिए, ये आप जो क्लास 6 में हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है ये चार्ट, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, समझिए, ठीक है। ये क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है उस समय आयात की जाती थी, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आयात की जाती थी, ये है, ठीक है। तांबा, तांबा आपका है खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान, है ना। तांबा क्या है, तांबा कहाँ से आयात होता था, खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी आपका अफगानिस्तान, ईरान। फिर सोना आपका कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, सॉरी कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। और जो टिन है आपका वो अफगानिस्तान और ईरान। और गोमेद, गोमेद जो है वो आपका सौराष्ट्र। लाजवर्द जो पत्थर होता है बच्चों वो होता था मेसोपोटामिया से आयात, और सीसा होता था ईरान से। तो ये जो सारी चीजें हैं, है ना, ये आपकी इन जगहों से आयात होती थी, है ना। तो इस चीजों को आप नोट कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों। जो भी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है, वो मैं हमेशा आपको बताती जा रही हूं कि इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, ठीक है। यानी कि उस समय में लोग भोजन क्या करते थे, ठीक है, और कैसे भोजन का उत्पादन करते थे, भोजन के लिए क्या क्या चीज़ों को वो प्लांटिंग करते थे, है ना। इसके बारे में हम इस स्लाइड में बात करते हैं। तो जो हड़प्पा के लोग थे बच्चों, वो गेहूँ, चावल यानी कि धान, और दालें, तिल, काला तिल, सफ़ेद तिल, और आपके मक्का हो गया, ये ऐसे कई सारे जो अनाज थे वो उसकी प्लांटिंग जो है इस सभ्यता के लोगों ने शुरू कर दी थी और उस समय में होती थी, ठीक है बच्चों। और आपका ये मस्टर्ड मैंने देखिए बनाया हुआ, ये देखिए, ये आपका काला तिल है, ये मस्टर्ड सीड्स हैं, ये दालें, चावल, गेहूँ, ये सारे अनाज हैं आपके, है ना। तो ये सारे अनाजों की प्लांटिंग जो है वो शुरू हो गई थी, तो लोग इसको यानी कि खाते थे, भोजन में इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। और जो गांव में रहने वाले लोग थे, तो अब शहरों में तो खेती होगी नहीं, आज भी शहरों में खेती होती है क्या, नहीं ना। तो उस समय में भी जो छोटे छोटे शहर थे, जो गांव थे, वहाँ के लोग जो है खेती करते थे, उन्हें हम किसान कहते हैं तब भी, और आज भी किसान कहते हैं, फार्मर कहते हैं। तो उस समय में जो फार्मर होते थे, जो गांव में रहते थे, वो इन सारी चीज़ों की प्लांटिंग करते थे, हार्वेस्टिंग करते थे, ठीक है। और खाने के जो भी सामान है, गेहूँ, चावल, दालें, मस्टर्ड, तेल, ये सारी चीज़ें वो शहरों में भेजा करते थे, शहर के लोगों के लिए वो भेजते थे, ठीक है। जो लेखक होते थे, दस्तकार रहते थे, शहरों में तो ये लोग रहते थे, ठीक है। शिल्पकार होते थे आपके, ठीक है। और जो राजा थे, राजा क्या कर सकते हैं, जो शासक थे, ठीक है, उन लोगों के लिए ये गांव के लोग जो है वो भोजन भेजा करते थे, भोजन के जो लिए अनाज भेजा करते थे। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, कि हल जो है आपके बनमाली जगह है वहाँ पे मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने नज़र लगाया कि वहाँ के जो किसान थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो लोग हलों का प्रयोग भी करते थे, कि हलों के आकार के खिलौने मिले हैं, ठीक है। अब हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते थे, खाने वाले फलों को भी इकट्ठा करते थे, और मछलियां ही पकड़ते थे, मछली भी खाते थे, मछलियां पकड़ते थे, मछलियों का भी वो भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, ठीक है।
तो उसके लिए भी उसका उसको पालते थे। बाकी दूध के लिए तो पालते ही थे, है ना। और जानवरों का शिकार भी करते थे खाने के लिए। अब देखिए, ये देख रहे हैं, गाय हैं, भेड़ बकरियां हैं, ये लोग है ना, ये लोग पाल रहे हैं जगह जगह। तो उस समय ये लोग गाय भेड़ बकरियां, ऐसे भेड़ थे ना, भेड़ों से आज भी तो शीप से, जो भेड़ को इंग्लिश में शीप कहते हैं, उनसे हम लोग ऊन निकालते हैं, जो उनकी खाल से निकलती है, ताकि उससे हम लोग ऊनी क्लॉथ्स होते हैं ना, उलन क्लॉथ्स बनाते हैं ना। तो उस समय भी उलन क्लॉथ्स हम लोग बनाते थे, भेड़ की छाल से निकाल के उनका इस्तेमाल करते थे। कपास से सूती और भेड़ के उससे ऊन निकालते थे, ऊनी वस्त्र बनाते थे, ठीक है, छाल से ऊन निकाल करके। ये देखिए, ये सारे जानवर जो है पाले जा रहे हैं, ठीक। ये हो गया आपका। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम ये पढ़ते हैं ये टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऐसे कई जो छोटे बड़े सिटीज़ थे, उसमें नगरों को 2 या 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक नगर दुर्ग और एक जो है निचला नगर, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। लेकिन धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर तरफ, जैसे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिटीज़ थी, उसमें क्या था कि सिटाडेल जो था, नगर दुर्ग था, वहाँ पे जो घर बनते थे वो किला के रूप में बनाया जाता था। यानी कि उसके चारों तरफ मजबूत दीवारें खड़ी की जाती थी सुरक्षा के लिए। लेकिन लोअर टाउन में ऐसी कोई भी दीवार खड़ी नहीं की जाती थी, कोई भी दीवार नहीं बनाई जाती थी, यानी किला नहीं बनाया जाता था। लेकिन धौलावीरा में आपका सिटाडेल हो, चाहे लोअर टाउन हो या कोई और, तीनों भागों में जो बांटा गया था धौलावीरा को, तीनों भागों को किला के जैसे दीवारों से घेरा गया था, यानी किला बनाया गया था मजबूत दीवारों से, है ना। और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार, जैसे आपने महाभारत रामायण देखा होगा ना, राजाओं के घर होते थे, बड़े बड़े महल होते थे, और ये खूब बड़े बड़े दरवाजे होते थे, है ना। तो उस समय भी जो नगर था, चाहे लोअर टाउन हो, चाहे सिटाडेल हो, चाहे कोई और एरिया हो, यानी धौलावीरा का तीनों भागों में, तो सिर्फ ये धौलावीरा में था बच्चों। तो धौलावीरा में को 3 भागों में बांटा गया था, और तीनों भागों के एरिया को किले के जैसे चारों ओर से घेरा गया था, बनाया गया था मजबूत दीवार। और एक बड़ा सा किले के बाद दीवारें घेरी, बाउंड्री घिर गई, उस बाउंड्री के बाद बड़ा सा गेट बनता था, बड़े बड़े प्रवेश द्वार या बड़े बड़े से गेट बना करते थे, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। इस नगर में खुला मैदान ही पाया गया। अंदाजा लगाया जाता है कि उस खुले मैदान में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, वो हुआ करती होंगी, है ना। डांस है, या फिर कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कोई भी उत्सव है, और या फिर कोई भी ऐसा कल्चरल प्रोग्राम वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर मना रहे हैं, तो उसके लिए इस खुले मैदान को, फील्ड को यूज करते थे उस समय के लोग। अब ये देखिए, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है लोथल नगर, ठीक है, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बच्चों, ये देख रहे हैं आप, ये है आपका लोथल बंदरगाह, ठीक है। यहाँ से लोग जो है, दिख रहे हैं, पानी है ना, नदियाँ बनी हुई हैं, तो ऐसे यहाँ से लोग आते थे, ठीक है। और ये था आपका बंदरगाह, ठीक है, ये आपका बंदरगाह था। यहाँ पर नाव से सामान, बोट से आते होंगे लोग, और बोट से सामान लाते थे और यहाँ पे इस पर उतारते थे, ठीक है। और यहाँ से फिर इधर उधर नगरों में सामान जाया करता था।
तो ये उस समय का बंदरगाह था। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल, ठीक है, जो खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए इसका मॉडल बनाया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पता लगाया उसके अनुसार ये चित्र बनाया गया है कि ऐसा वहाँ का रहन सहन होगा और इस तरह से लोग बंदरगाह, लोथल बंदरगाह को यूज़ करते होंगे और इस तरह से नदियों के रास्तों से आते थे। ये देखिए नाव के द्वारा, बोट होती थी जो, ठीक है, जूट से बनती थी। ये बोट से लोग सामान लाते थे और बंदरगाह पर उतारते थे, है ना। ये देखिए चित्र बनाया गया है ये। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ नदियों के रास्ते से ही आते थे, ठीक है, सड़कें ही बनाई गई थी, ठीक है। सड़कें भी उस समय की उच्च कोटि की थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सड़कें बनती थी, ठीक है। और जो ईंटें हैं ना, वो ईंटें जो थी ना बच्चों, वो लॉक सिस्टम होता है ना, इंटरलॉक सिस्टम के तहत बनाया जाता था। इसी वजह से वो बहुत ही मजबूत दीवारें या मजबूत फर्श या मजबूत सड़कें होती थी, है ना। तो सड़कों के माध्यम से भी लोग आया करते थे सामान के आयात और निर्यात के लिए, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया था ना आपको कि बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ठीक है, तो उस पे जो है सामान लाद करके लोग यहाँ से वहाँ सड़कों के द्वारा भी लेके जाया करते थे। तो एक नदी का माध्यम भी था, पानी के माध्यम से नाव के द्वारा, और एक सड़कों के माध्यम से भी लोग सामान लेके आया जाया करते थे। अब ये देखिए धौलावीरा, जो मैंने नाम लिया ना कि धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, तो ये धौलावीरा है। अब तो ये खंडहर हो गया है, उसमें तो भाई अच्छा रहा होगा। ये इसका एरिया खंडहर बना हुआ है, खंडहर ही प्राप्त हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि आफ्टर फ्रीडम जो है बच्चों, सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइट्स मिले हैं वो सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं। जब धीरे धीरे जो है जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी थी 1921 से ही, तो आफ्टर फ्रीडम ये चीज़ें और तेज़ी से बढ़ गई खोजबीन, और ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा साइट्स सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के लिए गुजरात में मिले हैं। गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे साइट्स पाए गए हैं, बहुत सारी वस्तुएं पाई गई हैं, है ना। बाकी तो हरियाणा में भी है हिसार में भी, ठीक है। फिर ये मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ये देखिए मोहरे हैं, ठीक है। मोहरों का प्रयोग जो है उस समय में लोग करते, जैसे अभी मैंने बताया ना कि आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था सामान, तो वो लोग क्या करते थे कि बोरे में या किसी चीज़ में, बॉक्स में, किसी में भी जो भी उस समय लोग यूज़ करते होंगे सामान को रखने के लिए, तो सामान को रख करके उसको पैक कर देते थे। पैक करने के बाद यही मुहर, जो ये मुहर है ना, इन्हीं मुहरों को उसके ऊपर लगा देते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, अब मुहर क्यों लगाते थे कि अगर उस सामान के साथ छेड़छाड़ हुई, ठीक है, उस सामान के साथ छेड़छाड़ हुई तो क्या होगा कि पता चल जाएगा कि भाई इस सामान को कोई खोला है और पकड़ा जाएगा। तो ये मुहर को सील के रूप में प्रयोग किया जाता था, सील बंद कर दिया जाता था वस्तुओं को, जो सामान आयात निर्यात होता था उसको पैक करके उस मुहर को, उस पर मुहर लगा दी जाती थी, जिससे कोई सामान चोरी ना कर सके और सही सलामत हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। सोचिए उस समय में कितने अच्छे से प्लानिंग की जाती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सभ्यता के अंत का रहस्य। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। लगभग 3900 साल पहले, यानी कि 3900, हिंदी में बोलेंगे 3900 साल पहले, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया।
जल निकास प्रणाली, इसका रीजन क्या क्या है? देखिए, इसका रीजन हो सकता है जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई होगी और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे होंगे। ठीक है, बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। जंगलों का विनाश हो गया था। सिंधु और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। देखिए, हुआ क्या है कि जब कहीं भी बाढ़ आती है, देखिए यहाँ पे से बाढ़ आई तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने अपने घरों से निकलकर भाग रहे हैं कहीं भी सेफ जगह पे जाने के लिए। ठीक है ना? तो हो सकता है कि उस समय भी बाढ़ आई हो और उन नगरों को बहा ले गई हो। तो उस समय जो लोग थे वो नाव के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा वहां से भागे हों और जा करके कहीं सेफ जगह पर बस गए हों। ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है ना? और या फिर जंगलों की कटाई स्टार्ट हो गई हो। ठीक है, कटाई होते होते क्या हुआ होगा भाई, उस समय तो गैस था नहीं, तो लोग लकड़ी जला करके भोजन बनाते थे। तो हो सकता है कि उन सब एरियाज में लकड़ियां समाप्त हो गई हों। भोजन बनाने के लिए लकड़ियां ही ना हो, किससे बनाएंगे भोजन? तो ये भी एक कारण हो सकता है उस जगह को छोड़ करके जाने का, उस सभ्यता के पतन का। या फिर सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, वर्षा ही नहीं हो रही हो, पानी की इतनी कमी हो गई हो कि लोग भूखे मरने लगे हों, पानी के बिना प्यासे मरने लगे हों। तो शायद अकाल या सूखा पड़ा होगा, इस वजह से लोगों ने पलायन कर दिया होगा, एक जगह से दूसरी जगह चले गए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस सभ्यता के पतन होने का, इस सभ्यता के खत्म होने का। लेकिन इन सारे रीजंस में सबसे मेन जो रीजन है वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि सबसे बड़ा रीजन इसका बाढ़ हो सकता है। क्योंकि क्या है ना बच्चों, ये सारे जो साक्ष्य हैं, ये सारे साक्ष्य जो है कई जो प्रूफ है वो नदियों के अंदर मिले हैं। यानी कि वहां पे नगर था और बाढ़ आई और वो नदी बन गया और वो सारे जो नगर थे वो पानी के अंदर दब गए, है ना? बहुत सारी साइट्स हैं जो हमें नदियों के अंदर मिले हैं। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो नगर हैं ये पहले बसे होंगे, यहाँ लोग रहते होंगे। ठीक है, अब बाढ़ आई होगी तो ये अंदर धंस गए और ऊपर पानी हो गया। तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो बाढ़ को माना गया है इस सभ्यता के खत्म होने का, पतन होने का। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें, कई सारी बातें हैं, कई सारे रीजंस लोगों ने दिए हैं इस सभ्यता के खत्म होने का। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ मेन रीजन जो है वो शायद बाढ़ है। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सबसे बड़ा रीजन जो है वो बाढ़ को ही देंगे, है ना? तो मुख्य रीजन जो है वो उसका बाढ़ ही था। अब ये चैप्टर जो है आपका ये पूरा खत्म हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की है जो आपके लिए, बच्चों के लिए तो फायदेमंद है ही, छोटे बच्चों के लिए, पर जो बड़े बच्चे हैं हमारे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। मैंने कई जगह से रिसर्च करके जानकारी इकट्ठा की है और ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। और उम्मीद करती हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हमारे, वो अच्छे नंबर से पास होंगे और जो हमारे बड़े बच्चे हैं उनको बहुत जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।